नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस पर। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन और आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश आपको अच्छी खासी कमाई करके दे सकता है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं हो तो आपकी जो कमाई है वो नुकसान में भी बदल सकती है। कैसे निवेश के इस विकल्प का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आपको बताएगा म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। इस शो के जरिए हम आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े हर किस्म के सवालों का एकदम आसान शब्दों में जवाब देंगे, ताकि आप अपने निवेश को सही तरीके से मैनेज कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं शो, और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के शो में क्या खास है। आज आपको हम बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में कैसे काम करता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या एक ही फंड हाउस की 5 स्कीम्स में निवेश करना सही है या गलत, और 15 साल के निवेश के लिए कैसा हो आपका पोर्टफोलियो, ये भी आज हम आपको बताएंगे। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह। कीर्तन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। आज आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो तालियों के साथ ज़रा स्वागत किया जाए इनका। लेकिन हम अब सवाल जवाब नहीं लेंगे, सबसे पहले एक जो खबर आई थी हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कल सेबी की बोर्ड मीटिंग हुई थी, जिसमें उस बात कही गई है कि भाई म्यूचुअल फंड की एडवाइजरी और डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो दो काम हैं, दोनों को एकदम अलग रखा जाएगा। इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं करेंगे, ये कहा गया उसमें। साथ ही ये भी बात आई है कि कितना पैसा एडवाइजर क्लाइंट से फी के तौर पर चार्ज कर सकते हैं, उसकी अपर लिमिट क्या होनी चाहिए, ये भी तय की जाएगी। और जो आप सेबी से रजिस्ट्रेशन लेते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनने के लिए, उसमें जो क्राइटेरिया है उसको और थोड़ा सा टफ किया जाएगा। और एक बहुत काम की बात, जो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर और वेल्थ एडवाइजर, ये दो टर्म यूज करते हैं बहुत लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, वो ऐसे कोई भी नाम को अब इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सब बातें बहुत दिनों से कीर्तन चल रही थी, राइट? मेरा यहाँ पे सवाल ये है व्यूअर के पर्सपेक्टिव से कि भाई हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं 3 या 4 लोगों के जरिए, या तो हम डायरेक्टली आजकल ले लेते हैं। दूसरा एक होता है, एक टर्म आता है एडवाइजर का, सीएफपी हुआ, एक हो गया आरआईए रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एक हो गया डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट हो गया। इसके अलावा ब्रोकर्स भी बीच में आ जाते हैं। तो ये तो 3-4 चीजें सामने आई हैं, सब में फर्क बेसिकली क्या है, और मुझे किसके लिए किसके पास जाना चाहिए? स्वाति, एक इन्वेस्टर के नजरिए से सिर्फ 2 ही एंटिटीज है या 2 ही सेट ऑफ पीपल है। एक जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी कहते हैं और एक जिसे हम एडवाइजर कम्युनिटी कहते हैं, इस पेपर के बाद। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी वो लोग हैं जिनकी आमदनी म्यूचुअल फंड मैन्युफैक्चरर से आती है। तो आप क्लाइंट हो, मैं आपको म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने आपको जिस भी कंपनी का म्यूचुअल फंड सजेस्ट किया, वो म्यूचुअल फंड कंपनी मुझे फीस देगी या कमीशंस देगी। उस कैटेगरी को हम डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं। ठीक है। तो कोई भी जो 12th पास है, जिसने NISM 5A की म्यूचुअल फंड एग्जाम दे दी है, या कुछ लोग काफी सीरियसली ये बिजनेस परस्यू करना चाहते हैं, तो वो स्पेशलाइजेशन करते हैं CFP वगैरह जैसे प्रोग्राम्स करके, ये सब भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है अगर उनकी फीस या इनकम म्यूचुअल फंड के कमीशन द्वारा आती है। दूसरी कैटेगरी है जिसे हम एडवाइजर्स कहते हैं। एडवाइजर्स टिपिकली वो कम्युनिटी है जिनकी फीस क्लाइंट से आती है। अच्छा। तो मैं जनरली, अगर आप क्लाइंट है तो मैं आपको म्यूचुअल फंड सजेस्ट करूंगा कोई। फर्क इतना है कि मैं आपको एक डायरेक्ट प्लान दूंगा जिसे मुझे म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से कमीशन नहीं मिल रहा है, पर मैं वो फीस आपसे ले रहा हूं क्योंकि मैंने एडवाइस या सर्विस आपको दी है। तो आपने कहा एक एडवाइजर हो गया, एक डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, 2 ही कैटेगरी होती है जिसको आपको फॉलो करना है। लेकिन जो बाकी टर्म है CFP, वो किस कैटेगरी में आते हैं? स्वाति, CFP आज एक डिस्ट्रीब्यूटर है अगर उसकी इनकम म्यूचुअल फंड से आ रही है। अच्छा। म्यूचुअल फंड कंपनी से। तो जैसे मैं CFP हूं, अगर मान लीजिए मैं आपको एक रेकमेंड करता हूं स्कीम, पर वो स्कीम डायरेक्ट नहीं है, रेगुलर प्लान है, इसका मतलब मेरी इनकम म्यूचुअल फंड कंपनी से आ रही है, तो मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं। तो आप मेरा सारा काम भी करेंगे, मतलब उसके बाद जैसे कि अगर आप मुझे रेकमेंड कर रहे हैं
तो आप मेरे लिए पेपर वर्क वगैरह जो भी करना होगा, केवाईसी वगैरह अगर करवाना, सब आप करवाएंगे? ओके। पर अगर मेरे पास ये ऑप्शन भी है, अगर मैं अपग्रेड होकर खुद को डिस्ट्रीब्यूटर ना बुलाकर एडवाइजर बुलाना चाहता हूँ, जैसे इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर या वेल्थ एडवाइजर या आरआईए, तो मुझे सेबी का लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसके बाद ही मैं खुद को एडवाइजर टर्म से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। ओके, तो सीएफपी को अगर अपने आप को एडवाइजर कहलाना है तो उसको सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना होगा। पर इसमें एक अच्छा अंतर यह है कि एज NISM 5A एग्जाम पास करके अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में आए हो तो आपके पास दूसरा कोई नॉर्मनक्लेचर है ही नहीं, आपको खुद को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बताना पड़ेगा। पर अगर मैं CFP हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं खुद को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि मैं CFP हूं एज अ प्रोग्राम, तो मैं खुद को फाइनेंशियल प्लानर बुला सकता हूं, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन है मेरे पास। ओके। सी आइडियली ये घूम फिर कर बात डिस्ट्रीब्यूशन और एडवाइजरी पे ही जाती है। बेसिकली घूम फिर के बात ये आएगी कि भाई पैसे आपसे कौन ले रहा है, एक आपसे पैसे लेगा और एक जो है उसको म्यूचुअल फंड हाउस पैसे देगी। करेक्ट। तो यही दो कैटेगरी होगी। एब्सोल्युटली। तो अच्छा, तो नॉर्मली आजकल, क्योंकि जो बीच में आजकल ये भी ये सारे प्लेटफॉर्म्स, ग्रो है, स्क्रिप्ट बॉक्स है, जेरोधा है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, तो ये लोग किस कैटेगरी में आते हैं? ये डायरेक्ट प्लान में आपको निवेश करवाते हैं? ओके, सो अगर इन्होंने RIA लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है तो हम इन्हें RIA के अंडर रिकॉग्नाइज करेंगे, पर अगर उनके पास RIA लाइसेंस नहीं है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी में ही आएंगे। लेकिन वो डायरेक्ट प्लान में करवाते तो उनको कमीशन तो मिलता नहीं है, क्योंकि वो ऐसे भी कमीशन नहीं ले रहे। उनका मेजर मॉडल क्लाइंट एक्विजिशन है, डेटाबेस बढ़ाना है, एंड प्रोबेबली फिर आगे उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम कहीं और से निकल के आता है, यहाँ से नहीं आता है। ओके, तो आप क्या सलाह देंगे जो लोग भी ये शो देख रहे हैं इस वक्त, कि क्योंकि इतने सारे डायरेक्ट प्लान के ऑप्शंस हो गए हैं, वैसे में एडवाइजर का रोल कितना रेलेवेंट में भी रह सकता है? आई थिंक बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि आज अगर आप म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन देखें तो बड़ा कमजोर है। अच्छा। तो सबसे पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की जरूरत है, जिसके द्वारा आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए। और जितने भी लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जरूरी नहीं है कि उन सबको मार्केट या म्यूचुअल फंड कौन सा सही है उनके लिए ये समझ हो। उन लोगों के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम जनरली निग्लेक्ट कर देते हैं, एक हैंड होल्डर। डिस्ट्रीब्यूटर आपको बुरे समय पे हेल्प करता है कि आप रिडीम ना करो। जनरली होता ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर हेल्प करता है। सो जनरली ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर आपको जनरली कोच करता है, आपको गाइड करता है। एडवाइजर क्या करता है? एडवाइजर भी वही करता है। सी एट द एंड ऑफ द डे दोनों की, जैसे मैंने आपको बताया, डिफरेंस बड़ा सिंपल है। एडवाइजर को फी क्लाइंट से मिलती है, डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशंस म्यूचुअल फंड कंपनी से मिलता है। अब इन्वेस्टर को यह तय करना है कि ये जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या वो मेरे हित में मुझे सजेशंस दे रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि मुझे कमीशंस म्यूचुअल फंड से मिल रही है तो मैं म्यूचुअल फंड के लिए काम कर रहा हूं और क्लाइंट के हित में नहीं कर रहा हूं। ये शायद ये रॉन्ग परसेप्शन है। तो आई थिंक ये क्लाइंट का डिसीजन है इन टर्म्स ऑफ कहां उन्हें ज्यादा कंफर्ट मिल रहा है। तो देखिए, आपको ध्यान क्या देना है जब आप जाते हैं कभी भी सलाह लेने के लिए, तो आप ये सवाल जरूर पूछिए जिससे भी आपको सलाह मिल रही है कि भाई आप पहले बताएं कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कि आप एडवाइजर हैं। एडवाइजर आपसे फी लेगा और आपका एक प्लान बना के देगा, कैसे आपके गोल्स बनाएगा आपसे पूछ के, और आपको कोई फंड डायरेक्टली नहीं बेचेगा, बोलेगा कि आप ये फंड लीजिए और मैं आपका पूरा काम करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटर वो काम करेगा। तो दोनों का फर्क समझिए और उसके बाद ही डिसाइड करें कि आप किसके पास जाना चाहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर के पास हमेशा एक फायदा नहीं कहेंगे, लेकिन ये बात रहेगी उसको कमीशन जो है वो मिलेगी फंड हाउस से। तो अगर वो उसकी कमाई का जरिया है तो उसकी सलाह में शायद कभी कभार बायस्ड हो सकती है। इस बात को आप ख्याल रखें, अपने जहन में हमेशा बना के रखें। अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल हम ले रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बजरंग लाल। बजरंग जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार मैम, जोधपुर से बात कर रहा हूँ मैं। जोधपुर से बात कर रहे हैं, बताइए क्या जानना चाहते हैं? एक तो क्वेरी थी मैडम, ये जो म्यूचुअल फंड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो टर्म होता है ना, ये क्या चीज होती है? अच्छा, ये क्या होता है आप ये जानना चाहते हैं?
जी जी मैम। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी सवाल है आपका? हाँ, एक दूसरा ये भी था कि जो मैंने अपना एक पोर्टफोलियो बना रखा है और एक अपनी वाइफ के नाम से पोर्टफोलियो बना रखा है। मैं दोनों में 5-5 हजार रुपए की मंथली सी जो जा रही है, 2-3 फंड हाउस है मैंने ले रखे हैं उसमें से। अच्छा। तो उसमें एक तो ये था कि सिंगल रहे पोर्टफोलियो या अब मेरे और वाइफ के नाम से, दोनों के नाम से चलता रहे, तो कौन सा उसमें बेटर रहेगा? क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो टैक्स पेयर भी हूँ मैं। और वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है, उनके जो टेलरिंग वगैरह का वो जो काम होता है उसमें 10-1 हजार की इनकम आती है मंथली। तो उसमें तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि दो अलग अलग पोर्टफोलियो ठीक है या फिर एक ही इंसान निवेश करे वो हाँ, बेहतर? मैं टैक्स पे करता हूँ और वाइफ जो है उनका टैक्स नहीं लगता। अच्छा, तो उनके नाम से सही रहेगा या दोनों के नाम से चलता रहेगा? ओके, ठीक है। तो पहला सवाल लेते हैं पहले, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसके बारे में ना जितना ज्यादा पढ़िए उतना ज्यादा दुविधा, उलझन बनता है, क्योंकि बहुत अलग अलग राय होती है। कुछ लोग कहते हैं कि एकदम काम नहीं करता है, कुछ लोग कहते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। एक चीज जो मुझे लगता है कि मिसिंग है यहाँ पर, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट नहीं होता है, ब्याज नहीं होता है, इसलिए लोगों को लगता है कि यहाँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम नहीं करता है। लेकिन ये कैसे काम करता है, ये बताएं। बजरंग जी, सबसे पहले तो थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि आपके द्वारा मैं काफ़ी सारे दूसरे व्यूअर्स को भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है इन्वेस्टमेंट का, उसके बारे में एनलाइटन कर पाऊंगा। तो सबसे पहले लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके पास एक ऑप्शन है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का, जहां पर तकरीबन हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपको शायद 12% तक रिटर्न मिल सकता है। हाँ जी। और एक दूसरा ऑप्शन है कि आप एक फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कीजिए, जहां पर आपको तकरीबन 6.5-7% के करीब रिटर्न मिल सकता है। अब मैं अगर अज्यूम कर रहा हूं कि आप 10,000 रुपए की SIP एवरी मंथ म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं, तो 5 साल में आप तकरीबन 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और अगर 12% रिटर्न निकल जाता है तो क्लाइंट को तकरीबन 8,11,000 रुपए मिलेंगे। अब अगर ये सेम इन्वेस्टमेंट मैं एक फिक्स डिपॉजिट में करता हूं, अज्यूमिंग कि ऐसा एक ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं हर महीना 10,000 रुपया डाल सकता हूं, तो ये सेम 6 लाख रुपए जो मैं 10,000 एवरी मंथ के हिसाब से डाल रहा हूं, FD में 7,07,000 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि मैंने दोनों इन्वेस्टमेंट में 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, पर मेरा डिफरेंस 1,03,000 से म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा बन रहा है। अब प्रॉबली 5 साल के नजरिए से ये डिफरेंस थोड़ा सा कमजोर या कम लग रहा है, पर अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करूं और 20 साल की बात करूं, तो 20 साल में 10,000 रुपए की SIP से आप तकरीबन 24 लाख रुपया टोटल इन्वेस्ट कर लेंगे, और म्यूचुअल फंड में आपकी ये राशि तकरीबन 92 लाख रुपीस हो सकती है जी। और ये सेम इन्वेस्टमेंट अगर आप FD में करें तो आपकी राशि तकरीबन 48 लाख हो जाएगी। इसका मतलब आपको ऑलमोस्ट डबल, आपको 43,77,000 रुपीस का एडिशनल गेन मिल रहा है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके। अब ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि 100 रुपया पहले साल तो 112 बन रहा है, पर दूसरे साल वो 112 पे 12% रिटर्न दे रहा है और 10 पे नहीं दे रहा है। एक्चुअली होता क्या है, मुझे लगता है कि क्योंकि यहाँ पर जब कंपाउंडिंग कहते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में लगता है कि अपवर्ड ट्रेंड दिखना चाहिए, जैसे फिक्स डिपॉजिट में होता है, वहां पे नीचे नहीं गिरता, कभी पैसे की वैल्यू कम नहीं होती है। और क्योंकि म्यूचुअल फंड में ये चीज होती है, तो ये डाउट आता है कि भाई यहाँ पे फिर कंपाउंडिंग कैसे काम कर रहा है। तो कंपाउंडिंग जितना ऊपर काम कर रहा है उतना नीचे भी काम करता है, उतना ही नीचे काम कर रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, इनफैक्ट मेरा मानना या मेरा नजरिया ये है कि अगर आप SIP कर रहे हो और मार्केट्स ऊपर ही जा रहे हैं, तो प्रॉबेबली SIP से उतना आपको रिटर्न नहीं आएगा। SIP बना ही प्रोडक्ट इसलिए है कि वो डाउनसाइड वॉलेटिलिटी भी कैप्चर कर पाए। तो अगर मार्केट्स नीचे गिर रहे हैं तो आपका सेम 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट और ज्यादा शेयर्स या यूनिट्स खरीद रहा है, और जब इवेंचुअली 5 साल 10 साल 15 साल बाद एक दिन जब मार्केट ऊपर जाता है, ये सब नीचे खरीदे हुए शेयर्स का आपको टोटल इमीडिएट अपसाइड मिल जाता है। आई थिंक इस वजह से शायद SIP इज अ फार बेटर ऑप्शन देन एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी में अगर देखिए, जिसको शेयर मार्केट में डायरेक्टली निवेश नहीं करना है, तो बजरंग जी आपके एक सवाल का जवाब हमने दे दिया है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। आपको जो दूसरा सवाल था ना, उसको हम एक ब्रेक के बाद उसका जवाब देंगे कि म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब हम दे रहे हैं, और जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं CFP कीर्तन शाह।
ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे बजरंग लाल जी से। उनका पहला सवाल तो हमने बता दिया जवाब क्या होगा। दूसरा सवाल था कि बीवी के नाम पर भी एक निवेश चल रहा है, एक उनके नाम पर भी, तो दो अलग अलग निवेश चलाना ठीक है या फिर दोनों एक जगह ही कर दे तो बेहतर होगा? बजरंग जी, इसका एक ही आंसर है। अगर आप एटीसी का एडवांटेज दोनों अकाउंट्स में लेना चाहते हो तो आप दोनों अकाउंट्स अलग अलग कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक में कीजिए, दो में कीजिए, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। सिर्फ ध्यान ये रखिए कि आप फंड्स 4 या 5 रखें। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वाइफ के नाम पे कर रहा हूं तो यहाँ फंड्स अलग होंगे और मेरे नाम पे कर रहा हूं तो ज़्यादा फंड्स अलग होंगे। ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं करता है। ये इनफैक्ट आपका रिस्क बढ़ाकर रिटर्न कम कर देता है। तो अगर आपको टैक्स एडवांटेज लेना है दोनों अकाउंट्स में तो अलग अलग कीजिए ELSS के हिसाब से, वरना एक ही अकाउंट से आप ऑपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं संदीप पांडे, है हमारे साथ वो लाइन पे। ओके संदीप जी नमस्ते। हाँ स्वाति मैडम नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास। आपसे बात हुई थी पहले? हाँ जी बात हुई थी हमारी पहले। तो आपका जो सवाल है कि आपके पास SBI के 5 फंड हैं, उसमें SIP चल रही है करीब 6000 की। हाँ SIP चल रही है। हाँ, और उसके अलावा और भी आपने 1 2 3 4 5 चीजों में और निवेश कर रखा है एक मुश्त। हाँ है कि नहीं? इसमें मैं एक और जोड़ना चाह रहा हूँ स्वाति मैडम। एक 5 जो रेगुलर है उसमें 5 में एक और प्लान है मेरा, मैं जो उसमें लिख नहीं पाया था, वो टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, उसमें भी 1000 मंथली का है और अभी करंट वो 19000 हो गया है। ये बताएं आपने निवेश शुरू कब किया है? निवेश मेरा मैडम एक्चुअली मेरा निवेश, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मैं CRPF में जॉब करता हूँ। अच्छा। और मैंने ये निवेश शुरू किया, मैं 4 में जॉब में आया था और मैंने 7 से निवेश शुरू कर दिया था SBI में। उसमें कॉन्ट्रा फंड आती थी। हाँ। उस समय से निवेश है मेरा। अच्छा। लेकिन वो 5 साल के बाद वो पूरा हो गया और मैंने उसको विड्रॉ कर दिया। लेकिन उसके बाद भी मैं 9 से इसमें निवेश लगातार जारी रखा हूँ, 2009 से रेगुलर चलता रहा। आप जो 1000 का फंड देख रही हैं SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ, ये पहले दूसरे नाम से आता था, उसमें से वो चल रहा। अभी मैं 160 प्रीमियम उसका दे रखा हूँ, मतलब कि 160 महीने तक लगातार तो मेरा काफी लंबे वक्त से आप निवेश कर रहे हैं। हाँ बहुत लंबे वक्त। और आप चाहते हैं कि 10 साल में 35 लाख रुपए आपके बन जाए कि आपकी बेटी की शादी आराम से अच्छे से हो सके। और इसके अलावा लेकिन SBI में ही सारा निवेश क्यों किया है आपने? सारी SIP एक्चुअली हमारे पास तो उसमें जानकारी की भी हो सकती है कमी हो, लेकिन मैंने SBI का ही ज्यादातर उसमें नहीं, क्योंकि हमारा अकाउंट उसमें था और हमने SBI SIP उसमें देखा तो हम मिस कर देते हैं। और उसी समय पहले तो 500 रुपए में होता था। हाँ, तो रेगुलर उसमें और अकाउंट से कटने में भी सहूलियत थी तो तुरंत हो भी गया। और खासकर अभी मैं बता दूं जो डाइट प्लान आ गया उसमें उतनी जानकारी नहीं थी कि डाइट प्लान भी होता है या डाइट में नहीं कोई नहीं, ठीक है, जानकारी नहीं थी लेकिन आपने फिर भी निवेश करना शुरू किया है किसी में। वहां पर भी कुछ फंड्स सिलेक्शन पे हमें डाउट है, लेकिन चलिए उस पे हम बाद में आते हैं। क्विकली आपके पोर्टफोलियो पे नजर डालते हैं। कीर्तन, एक ही फंड हाउस के 5 स्कीम्स, आप सलाह देंगे ऐसा करने की? संदीप जी, मेरे 4 ऑब्जर्वेशंस हैं। आपने जितनी भी डेटा शेयर की है हमारे साथ, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, आप तकरीबन 35 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं आज से 10 साल में बेटी की शादी के लिए। अब जब मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा, आपके पास तकरीबन 3,25,000 रुपए ऑलरेडी इकट्ठा हो चुके हैं। हाँ जी। और आप 6 से 7,000 रुपए की SIP हर महीना कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये कंटिन्यू करेंगे, 3,25,000 जो आज आपके पास राशि है और 6,000 की SIP एवरी मंथ, तो आज से 10 साल में आपके पास तकरीबन 23.5 लाख रुपया इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है। पहला वाला ऑप्शन है कि अगर 3,25 आपके पास ऑलरेडी है तो आपको अपनी SIP और 5,000 रुपए से बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर आप 3,25 के साथ अगर आपकी SIP और 5,000 से बढ़कर 11,000 की हो जाएगी तो 10 साल में आपको 35 लाख रुपया मिल सकता है। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन ये भी है कि अगर आप ये 3,25 जो आज इकट्ठा हो गया है उसे कहीं और यूज करना चाहते हैं, राइट, और सिर्फ 10 लाख रुपए SIP से इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आपको तकरीबन 16,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन 2 है 3,25 प्लस 11,000 की SIP या तो 16,000 की SIP। अब ये हो गया आपको कितना पैसा निवेश करना पड़ेगा आपके गोल तक पहुंचने के लिए। दूसरा सजेशन ये है कि जब भी आप इन्वेस्ट करें, ट्राई कीजिए कि आप अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट करें
और अलग अलग फंड हाउसेज में इन्वेस्ट करें। आपने एक अच्छी चीज की हुई है कि अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट किया है, पर एक ऑब्जर्वेशन मेरा ये था कि आपका तकरीबन पैसों के हिसाब से 80% एक्सपोजर सिर्फ एक ही फंड हाउस में है, जो मेरे हिसाब से एडवाइजेबल नहीं है। तो आपकी एक चीज अच्छी है कि आपने कैटेगरी अलग अलग ले रखी है, कैटेगरी अलग। पर अनफॉर्चुनेटली आपका 80% पैसा एक ही फंड हाउस में लगा हुआ है, जो मैं सलाह नहीं दूंगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन मेरा ये है संदीप जी कि आपने 10 अलग अलग फंड में पैसा लगा रखा है। अब 10 अलग अलग फंड में पैसा लगाने से हमें जनरली ये लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा तो रिस्क कम हो जाएगा, पर ये आइडियली ऐसा नहीं होता। आप जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, आप जितने ज्यादा फंड्स में पैसे लगाएंगे अनफॉर्चुनेटली आपका रिस्क बढ़ता है और रिटर्न कम हो जाता है। तो सिंपल सलाह ये है कि आप अगर 16,000 की SIP करना चाहते हैं जी, 4 फंड्स में इक्वली डिवाइड कर दीजिए जी। आप अपना HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड कंटिन्यू कीजिए, आप एक्सिस ब्लू चिप वाला फंड कंटिन्यू कीजिए, आप SBI फोकस फंड में पैसा लगा सकते हैं, या आप मिरा एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी में से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे नाम आपकी स्क्रीन पर आपके सामने हैं इस वक्त संदीप जी, ठीक है? तो उसको नोट कर लीजिए। तो क्विकली एक लाइन में इनको, क्या जो बाकी आपने कहा सब में निवेश रोक के पैसे निकाल के इसमें डालने हैं? आइडियली मेरे हिसाब से आप जो 10 स्कीम में पैसा लगा रहे हो वो 10 स्कीम का पूरा पैसा इकट्ठा कर इन 4-5 स्कीम में रीएलोकेट कर दीजिए। सिर्फ ये करते वक्त एक ध्यान रखिएगा कि आपको शायद एग्जिट लोड और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लग सकता है अगर 1 साल से कम, तो वो ध्यान में रखकर ये ट्रांजेक्शन कीजिए। और संदीप जी, मेरी तरफ से आपको एक सलाह है कि आपने सिर्फ एक गोल बताए हैं कि आपको 10 साल में 35 लाख बच्चे की शादी के लिए, उसके आगे के गोल्स क्या? रिटायरमेंट की प्लानिंग हो गई है? आगे की प्लानिंग में मैडम ऐसा है कि मैं PLI भी करवा रखा हूँ और ये LIC भी है, तो आगे का तो PPF भी हमारा आगे के लिए फिर बात करेंगे एक बार दोबारा, ठीक है? फिर से बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कीर्तन आपका भी, थैंक यू आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और अभी के लिए इस शो में इतना ही, लेकिन आपको एक काम करना है कि आपको सवाल भेजने हैं। सवाल कहाँ भेजने हैं? देखिए आपकी स्क्रीन पे सारी डिटेल्स, ट्विटर है या फिर आप हमें हमारी जो ईमेल ID है उस पर, हर जगह पर आप हमें सवाल भेज सकते हैं। सवाल कैसा भी हो, छोटा बड़ा, एकदम हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। सभी सवालों के जवाब आसान शब्दों में आपको म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन शो में मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।